Why was self-reliance included as the basic objective of planning? तो बच्चों यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, मैंने आपको तब भी बताया था, बच्चों आप बुक जरूर ले लें, खरीदें टाइमली संदीप गर्ग और एनसीईआरटी, क्योंकि सारी चीज़ें नोट्स में क्लास में नहीं होंगी, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा बट वी हैव लिमिटेशंस ऑफ टाइम एंड स्पेस, तो आपको बुक तो फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है, टू इंक्लूड सेल्फ रिलायंस, ठीक है। एक तो सेल्फ डिपेंडेंस, क्या आप कह सकते हो टू प्रिवेंट, है ना, टू रिड्यूस कर देते हैं इसको यार, टू प्रिवेंट कर देते हैं, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड। To reduce foreign dependence, ठीक है। तो इसमें हम लिख देंगे इंडिया वांटेड टू डिक्रीज टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस in the field in terms of capital। सर आपने ऐसे क्वेश्चन ही लिखा है क्या बेटा? सर सेल्फ रिलायंस ऐसी कंटिन्यू करवा रहे था। हाँ बेटा, क्वेश्चन फॉर्मेट में दे दिया ना, क्वेश्चन कैसा आएगा मान लो, देखो ऐसा होगा, क्वेश्चंस भी बनेंगे साथ ही साथ, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे बीच में क्वेश्चन का भी आइडिया लगता जाएगा आप लोगों को। अभी बच्चे ऐड हो रहे हैं, बच्चों जरा रुकना एक मिनट। ठीक है बच्चों, फूड से रिलेटेड खास तौर पे था, और तो है दूसरा टू रिड्यूस फॉरेन इंटरफेरेंस। We were dependent for food grains on external support, and this could have led ठीक है। तो फॉरेन बच्चों, फॉरेन की स्पेलिंग ठीक कर लो, फॉरेन इंटरफेरेंस को प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी था। Similarly, in the field of capital and technology, India wanted to avoid फॉरेन इंटरफेरेंस। बच्चों फिर आपको मैंने बताया था, काफ़ी डिटेल में बताया थी ये बात, कि पॉलिसी से लेकर, है ना, फॉरेन पॉलिसी तक उससे इम्पैक्ट होने लग जाती है, तो डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए, तो ठीक है। हाँ गुरमन बोलो बेटा। क्वेश्चन समझ में आ गया आपने? कुछ नहीं, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो। ये क्वेश्चन क्या? व्हाई वाज सेल्फ रिलायंस इंक्लूडेड एज अ बेसिक ऑब्जेक्टिव प्लानिंग? इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग हुई तो उसमें 4 गोल्स थे, गांव मॉर्निंग से इवनिंग। कौन कौन से 4 गोल्स थे, देखो लिख देते हैं। एक गोल क्या था? एक गोल था, ये बहुत सिंपल है क्वेश्चन, एक गोल था ग्रोथ मॉडर्नाइजेशन। हाँ, एक गोल था बच्चों, गोल ग्रोथ, ठीक है। एक था मॉडर्नाइजेशन, ये दो आपने पढ़ लिए थे। ये तीसरा हो गया सेल्फ रिलायंस, और चौथा जो गोल था वो है अभी जो हम पढ़ेंगे, एक्विटी, ठीक है। अब ये 4 हो गए।
कलर कर देते हैं इसको अलग से। आप यहाँ पर हो, देखो ये, अब आप ये पढ़ रहे हो इस वक्त। तो वो कह रहा है कि सेल्फ रिलायंस क्यों डाला गया? सेल्फ रिलायंस इसलिए डाला गया ताकि हम फॉरेन डिपेंडेंस को हटा पाएं। नहीं 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 बेटा नेहल, ये फर्क है। क्वेश्चन पूछा है कि सर फॉरेन डिपेंडेंस और फॉरेन इंटरफेरेंस क्या सेम चीज नहीं है? नहीं नहीं, फॉरेन डिपेंडेंस लीड्स टू फॉरेन इंटरफेरेंस, ये समझना जरूरी है। यही इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव भी है। वन ऑफ द हिडन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू आपको क्लैरिटी आए कि फॉरेन इंटरफेरेंस और डिपेंडेंस अलग अलग चीजें हैं। डिपेंडेंस होगी तो इंटरफेरेंस आ जाएगी। जैसे मान लो कोई इंसान है, तुम उससे खूब मदद लेते हो, भाई ये जो डायलॉग है ना कि भाई मुझ पे कोई एहसान ना करना, ये एहसान कर देना कि मेरे पे कोई एहसान ना करना, ये बड़ा भारी भरकम डायलॉग है। क्यों है? क्योंकि अगर आप किसी से हेल्प लेते हो ना, फिर आपको उसकी बातें भी माननी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसको डिसरेस्पेक्ट कर दोगे, आप उससे कह दोगे देखो भाई मेरी लाइफ है, आप मतलब आप उससे पैसे ले रहे हो, उधार ले रहे हो, आप उससे कह रहे हो भाई मेरी लाइफ है। ऐसा नहीं होता। फिर आप क्या कहलाओगे? आपको अगली बार से हेल्प भी नहीं करेगा और आप कहलाओगे क्या बोलते हैं उसको, इनग्रेटिट्यूअस, यानी कि जो ग्रेटिट्यूड को नहीं मानता। हालांकि दुनिया भरी हुई है ऐसे लोगों से, लेकिन कंट्रीज में नहीं चलता ऐसा। कंट्रीज में क्या होता है कि कंट्रीज में आपको अगर आप किसी से मदद ले रहे हो तो फिर आप उस पर डिपेंडेंट हो गए। अच्छा डिपेंडेंट हो गए तो अब क्या होगा? डिपेंडेंट हो गए तो फिर अब अगली बार क्या होगा? फिर उसी की जरूरत पड़ेगी। अब मान लो उसके इंटेंशन अच्छे नहीं है तो वो आपसे कहेगा ऐसा करो, तुम्हारी जो जगह है तुम्हारे पास बहुत सारी, मुझे एक एयर बेस बनानी है वहाँ पे, ठीक है ना, मुझे वहाँ पे नेवल बेस बनानी है। तो आपके बेसिक जो नेशनल राइट्स हैं, एक कंट्री के नेशंस के राइट्स हैं, वो भी जेपरडाइज हो सकते हैं, वो भी खतरे में आ सकते हैं। फिर वो आपसे कहेगा कि आपके यहाँ ये मुद्दा हो रहा है, इस मुद्दे को ऐसे कर लो, ठीक है, अब इस कंपनी को एंट्रेंस दे दो, ये वाली कंपनी मेरी यहाँ पे एंटर करवा दो। समझ रहे हो ना? आपकी ये वाली कंपनीज में मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे खरीदने दो। तो ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं बच्चों, ठीक है। तो अब फॉरेन इंटरफेरेंस जो होता है वो कम से कम होना चाहिए। तो सेल्फ सफिशिएंसी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तभी तो देखो एग्रीकल्चर में हमने सेल्फ सफिशिएंसी के ऊपर, जब हम व्हेन वी गेन इंडिपेंडेंस तो 70 से 75% हमारी पॉपुलेशन किसमें इन्वॉल्व थी बच्चों? एग्रीकल्चर में, ठीक है। किसमें इन्वॉल्व थी? एग्रीकल्चर में। लैंड सेटलमेंट सिस्टम वगैरह की वजह से हमारा एग्रीकल्चर अच्छे तरीके से सफर कर चुका था, और हमारी डिपेंडेंस भी थी फूड ग्रेन्स को लेके एक्सटर्नल कंट्रीज के ऊपर, तो हमको वो किसी तरीके से मिनिमाइज करनी थी। दैट इज वाई इन 1951 we made agriculture as the main thing in the 5 year plan। 1951 से 56 तक पहला 5 year plan किसको जाता है? एग्रीकल्चर के लिए। दूसरा जाता है इंडस्ट्री के लिए। समझ में आई ना? इसी वजह से। अब आएंगे बच्चों हम एक्विटी के ऊपर, ठीक है, जो फोर्थ पिलर था हमारी उसका, प्लानिंग का। और प्लानिंग करी किसने? वो एक बॉडी होती थी प्लानिंग कमीशन, ठीक है। देखो ये ना हमें एक स्मार्ट क्लास बनानी पड़ेगी। ये स्मार्ट क्लास मतलब ये वाली नहीं, हो तो ऑलरेडी बनी चुकी है, वैसे वाली क्लास, एटीट्यूड से स्मार्ट। तो आपको क्या करना होगा? हम देखो बेटा, मैंने आपको बुक रेकमेंड कर दी है, संदीप गर्ग एंड एनसीईआरटी, ठीक है। संदीप गर्ग हम पूरी कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। पूरी कॉपी करेंगे तो संदीप गर्ग जी ने बड़ी मोटी किताब लिखी है, अच्छी खासी किताब लिखी है, डिटेल मेहनत करी है उन्होंने बहुत। तो हम एक काम करेंगे, आपको समझाएंगे, मेन पॉइंट्स यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो कुछ छूटेगा भी, तो आप सबने वो किताब खरीदनी है और उसको प्रैक्टिस करना है, घर पे पढ़ना है। समझ गए ना? ये तो आप समझ लो दिस इज द बेसिक बुक, ये पढ़नी ही पढ़नी है। जो मेन चीज़ें जो 70-80% तक या 60% तक वो मैं यहाँ लिख दूंगा, बट वी हैव लिमिटेशंस ऑफ टाइम एंड स्पेस, लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट, ठीक है। तो ये मैं चाहता हूँ कि सबने मंगवानी है, घर के पास से ले लो, ऑनलाइन मंगवा लो, कैसे भी करके बेटा अरेंज जरूर करो उसको, ठीक है। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि 3 महीने बाद आप कह रहे हो सर मेरे पास नहीं है, तो आप उसमें कुछ मिस करोगे फिर, सर ठीक है। सुभाष दे कैसी है? बेटा मैंने वो नहीं पढ़ी है, वो भी बहुत अच्छे राइटर हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वो बहुत अच्छे राइटर हैं, मैं मना नहीं कर रहा उसको। अगर आपके स्कूल में वो लगी आप वो पढ़ो, लेकिन क्योंकि आप कोचिंग में संदीप को पढ़ो तो एक बार संदीप को जरूर लाओ। कितने की किताब है? मेरे ख्याल में 250 की होगी मैक्सिमम, मुझे रेट नहीं पता, हालांकि याद नहीं। तो आप उसमें क्या है कि वो आपके पास एक किताब सपोर्ट के लिए होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा अब देखो, वाई वॉज सेल्फ रिलायंस इंक्लूडेड एज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। अब समझते हैं बच्चों इसके अंदर। अब आते हैं एक्विटी, यही क्वेश्चन अब एक्विटी में कर दो। व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्विटी? ठीक है ना?
आफ्टर इन द इकोनॉमिक प्लानिंग बच्चों देखो, अगर बराबरी नहीं होगी तो सर मजा नहीं आएगा। इसमें फोर्थ पॉइंट भी आ जाएगा ना? हाँ, ये फोर्थ आ गया, ये एक्विटी हाँ, आ इक्विटी भी आ जाएगा। हाँ, ये एक्विटी की बात हो रही है। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। मैं कलर चेंज करता हूँ पहले तो इसका, ताकि थोड़ा क्लियर डिस्टिंक्टली दिखाई दे, और इसको अंडरलाइन कर देते हैं। अब ये बच्चों एक्विटी की बात हो रही है। अब ये एक्विटी आ गया, ठीक है, जोड़ देते हैं इसको। ये लिया हमने, इसको लेकर यहाँ पे जोड़ दिया। अब बच्चों एक्विटी क्यों ज़रूरी था? तो बच्चों देखो, यहाँ पर एक छोटा सा मैं शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर मैंने, यहाँ पर आप कुछ बना लेना अपना, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बना देता हूँ एक छोटा सा बिपाशा। देखो, बेसिक नीड्स फुलफिल होनी चाहिए। बेसिक नीड्स क्यों एक्विटी ज़रूरी है? बेसिक नीड्स लाइक रोटी कपड़ा मकान। रोटी, फूड, कपड़ा, ठीक है, शेल्टर लिख लो। फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। फूड, क्लोथिंग, मूवी भी आई थी रोटी कपड़ा मकान, बहुत पहले आई थी, ठीक है। फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, बेसिक नीड्स like of every person in the country, of every citizen should be fulfilled। ये एक चीज है। फिर आया आई से बच्चों, inequality in every field should be reduced, and finally eliminated। समझ रहे हो ना, inequality क्यों रहे? देखो, डिससेटिस्फैक्शन आता है, क्राइम बढ़ता है, प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस, इक्वालिटी सिर्फ इसलिए नहीं होता कि सबकी तनख्वाहें बराबर हैं, सोशल जस्टिस भी मिलना चाहिए। कोई अगर ऐसा सेक्शन है सोसाइटी का जो कि अलग थलग पड़ रहा है, या जिसको पर्पसली अलग किया जा रहा है, दैट इज नॉट इक्वालिटी। इक्वालिटी हैज टू डू विद सोशल जस्टिस एज वेल। ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जितने भी सेक्शंस हैं सोसाइटी के, सब तक वो फायदा जो है बच्चों पहुंचना चाहिए, ठीक है ना। ये एक चीज होती है। सबको बेनिफिट्स मिले, ऑल सेक्शन सोसाइटी शुड गेट द बेनिफिट्स। अब आता है बच्चों स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव होना चाहिए। क्यों बच्चों? अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव नहीं हुआ लोगों का, तो वो भी एक बहुत बड़ा हमारा क्या है, बहुत बड़ा एक हमारा लॉस है। और इन एडिशन टू ग्रोथ, ये क्या था बच्चों? गांव मॉर्निंग से इवनिंग, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी, कहाँ गया? सर बोलो बेटा। सर ये 4 बेसिक गोल्स जो आपने लिखवाए हैं ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान का पार्ट थे? नहीं, ये हमारा बेस है प्लानिंग का। एक प्लान आएगा, दूसरा प्लान आएगा, जाएगा, लेकिन ये रहेगा। इतना ठीक है। ये बेसिक फिलॉसफी, ऐसा होता है ना, कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, तो गाइडिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसे मान लो हम कहते हैं कि भाई हमने लाइफ में क्या करना है, तो एक साल आएगा, दूसरा साल जाएगा। स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ पीपल,
शुड बी इम्प्रूव, वो वाली बात होती है। तो ये बेसिक हमारे मास्टर प्लान्स कह सकते हैं, मास्टर ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे। ये 4 इंपॉर्टेंट फिलोसफीज हैं, या फिलोसफी मत बोलो इसको, ऑब्जेक्टिव्स बोलो, जिसको दिमाग में रख के सारे प्लान बनाए जाएंगे। मान लो कोई ऐसा बहुत एम्बिशियस प्लान है जो इनमें से चारों को एक तरफ कर देता है, तो वो नहीं बनाना। अब यहाँ लिखेंगे बच्चों, इन एडिशन टू, फिर से लिख रहा हूँ, मिट गया था, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, equity is also considered सर इक्विटी और इक्वालिटी में क्या फर्क है? एक ही चीज है। ठीक है बच्चों, ये हमारे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। विपाशा बन गया, जरा ध्यान से देखो, SA, ठीक है, BIPACA, BIPASA, राइट। बच्चों कैमराज ऑन करो, जिन्होंने नहीं ऑन करे हैं वो बाय बाय टाटा, ठीक है। हाँ जी बच्चों, कहाँ पे हो आप लोग? जल्दी से अपने कैमराज ऑन करो। मैं 1 मिनट में गया था। सर मैं 5 मिनट्स में कर रही हूँ। बच्चों मैं नाम नहीं बुलाऊंगा इस बार, 2 बच्चों ने बोल दिया है, ठीक है, नाम नहीं बुलाऊंगा। आई विल स्टार्ट सेइंग गुड बाय टू यू। और कुछ बच्चे जो रिपीटेडली अपना कैमरा ऑफ रखते हैं, जब तक उनको 2-3 बार बोला ना जाए, ठीक है ना, जब तक उनको बोला ना जाए। सर बोलो बेटा। सर मैं 2 मिनट में खोल रहा हूँ कैमरा। ओके बेटा, ओके सर। समझ रहे हो ना, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमेशा अपना कैमरा ऑफ रखते हैं जब तक उनको बोला ना जाए। और उनमें से कुछ ऐसे थे जिनको मैं वाकई में सिंसियर समझता था, कुछ को मैंने पढ़ाया हुआ है पहले भी, और वाकई में सिंसियर समझता था तुमको, लेकिन हमेशा मैंने देखा तुम्हारा फोन में कैमरा ऑफ रहता है। मे माई वॉइस रीच टू द टारगेट ऑडियंस। बहुत खराब इंप्रेशन हुआ है तुम्हारा, रिपीटेडली करो इस चीज़ को, ठीक है ना। अब देख, सोचते हैं ना किसे बोल रहा हूँ। दिस इज नॉट माई जॉब कि मैं हमेशा आपको रिमाइंड कराऊं कि बेटा यू हैव टू बी अलर्ट, यू हैव टू बी देयर इन द क्लास। एक तुमको इतना टाइम पढ़ा दिया बेटा, उसके बाद भी तुम चाहते हो कि तुम्हें 2-3 बार बोला जाए। वर्ड्स की वैल्यू तो रखो यार। लिखो बच्चों, ये ठीक है, इतना हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। एक बार आप सब लोग मुझे इंश्योर कर दो विद इन 2-3 मिनट्स की सबने नोट कर लिया। इफ देयर इज एनी डाउट डू आस्क मी। पूछो बच्चों, कोई डाउट है तो पूछो। हार्दिक, यू आर अबाउट टू आस्क समथिंग, आस्क बेटा। सर मैं लास्ट क्लास अटेंड नहीं कर पाया था जो हुई थी फ्राइडे को, उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ पर होगी? ऐप पे नहीं दिख रही है। बेटा एक बार सर से पूछ लेना, रिकॉर्डिंग हुई है उसकी, है ना। ठीक है बच्चों, आई होप द थिंग इज डन। सबने नोट कर लिया होगा और सबने सर 1 मिनट सर।
सबने समझ भी लिया होगा कि इसमें है क्या क्या चीज़। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो पूछो, anywhere you have any doubt. Some of you never ask question, never ask question. क्वेश्चन पूछने चाहिए बेटा, बिल्कुल ऐसा ना हो पूरा साल निकल जाए और आप कहो कि मैंने एक क्वेश्चन नहीं पूछा। इसके लिए कोई मेडल नहीं है। मेडल तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के लिए भी नहीं है, लेकिन अलर्टनेस ऑफ माइंड जरूर रहती है, ठीक है ना। You are there in the class. If you ask questions, you are constantly there in the class. That is important. Involvement is there. ठीक बात है ना, बहुत बड़ी चीज होती है इन्वॉल्वमेंट। डाउट है बेटा किसी को? नहीं तो वी विल गो अहेड, ठीक है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं फिर। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एग्रीकल्चर, व्हाट वी picked up in the first 5 year plan. एग्रीकल्चर, हमने एग्रीकल्चर उठाया बच्चों। एग्रीकल्चर हमने पढ़ा था ब्रिटिशर्स के टाइम पे कि जमींदारी सिस्टम था जिसमें लगान होता था और देयर वाज नो इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना। तो साइंस में नहीं होता था और प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती थी, वो सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं। बट बेटा एक चीज़ थोड़ा ध्यान से सोचो कि इंडिया व्हेन वी गेन इंडिपेंडेंस 1950 से 1990 के बीच में 40 इयर्स में क्या हुआ। We remained primarily an agriculturist country, not in terms of contribution to GDP, but in terms of workforce. हमारा जो majority of workforce है वो आज भी agriculture में involved है। That's why we say agriculture is the mainstay of our economy, not in terms of contribution, because contribution में services का contribution सबसे ज़्यादा है, and we are also expecting that manufacturing तेजी से आगे निकलेगा। बट और निकलना चाहिए, उसको निकलना पड़ेगा। इफ द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी इज रिक्वायर्ड। देखो बच्चों, एग्रीकल्चर के अपने लिमिटेशंस हैं, वो सीजनल है, थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल नहीं है। इंडस्ट्रीज आर अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, उनके अंदर थ्रू आउट द ईयर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है। एग्रीकल्चर में इशू क्या सबसे बड़ा? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। समझ रहे हो ना, ये सबसे बड़ा इशू है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में सबसे बड़े टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है, और इसमें लोगों को पता ही नहीं होता कि वो बेसिकली उनका जो मार्जिनल, उनका जो सरप्लस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है वो जीरो है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ सरप्लस लेबर उनका जीरो है, उनको आइडिया नहीं होता इस बात का। जिस फील्ड में 4 लोगों से काम हो सकता है वहाँ पे 8 लोग क्या कर रहे हैं? 4 लोग वहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है वो हेल्प कर रहे हो दूसरे की और बाकी लोगों को रेस्ट मिल रहा हो, बट इसका बाकी लोगों का फिर टाइम वेस्ट हो रहा है, उनको कुछ और करना चाहिए। समझ रहे हो ना। तो एग्रीकल्चर में इश्यूज हैं कुछ, उनको हमें कैटर करना पड़ेगा। एक प्रोडक्टिविटी बहुत बड़ा इशू है। प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड क्या है? अगर लैंड की प्रोडक्टिविटी हाई होगी तो कब हाई होगी? जब हम उसके अंदर सीड्स अच्छी क्वालिटी की डालेंगे, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेंगे, हम बैंकिंग फैसिलिटीज़ वहाँ पे लेके जाएंगे ताकि लोग किसानों को लोन मिले, सॉइल इंश्योरेंस होगा, वो सारी चीज़ें होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, इरीगेशन फैसिलिटीज़ होंगी, ठीक है ना। जैसे आपने देखा है 2-3 साल के अंदर अभी सॉइल इंश्योरेंस का एक चीज़ स्टार्ट हुई है, और पहले भी थी, उसको और तेजी से बढ़ाया गया है, जोर शोर से बढ़ाया गया है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें क्या करती हैं आपको, और रोड्स बनाई जा रही हैं, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और रोड्स बढ़ेंगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। तो एग्रीकल्चर बेसिकली प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का तरीका क्या है? नॉलेज भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी कि हम कैसे सॉइल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं साइंटिफिकली। तो प्रोडक्टिविटी हमारा एक इशू रहा है 1950 से 1990 तक, लो प्रोडक्टिविटी रही। अनएम्प्लॉयमेंट इशू रहा है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट रहा है, ठीक बात है बच्चों। हमारे यहाँ जो फार्मिंग है वो कैसी रही है? सबसिस्टेंस फार्मिंग। बच्चों आपने 10th में भी पढ़ा होगा, एक होती है सबसिस्टेंस फार्मिंग और एक होती है मार्केटेबल सरप्लस। याद आया? मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है कि मैं इतनी गेहूं उगाऊंगा कि मैं दुनिया को बेच सकता हूँ ना। आई एम अ बिजनेसमैन। सर कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग नहीं, कमर्शियल फार्मिंग जो होती है वो उसमें आप वो भी कह सकते हो, बट ज़्यादातर वो उस तरफ होती है, हाँ कह सकते हो, प्लांटेशंस वगैरह, बनाना प्लांटेशंस होती है। हाँ कमर्शियल फार्मिंग उस तरफ होती है। बट मार्केटेबल सरप्लस तो हर कोई बनाना चाहेगा ना। मैं उस वर्ड को भी यूज करना नहीं चाह रहा था, बट यू आर राइट, वो है। बट अब इसमें एक चीज देखो, अब यहाँ पर एक चीज समझते हैं। तो हमने कहा भाई अनएम्प्लॉयमेंट हटेगा, सब्सिस्टेंस फार्मिंग ज्यादातर रही 1950 से 1990 तक, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट रहा, लो प्रोडक्टिविटी रही,
और बच्चों एक चीज़ जो बहुत हमें ध्यान रखनी है वो है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के अंदर हम जो टूल्स इक्विपमेंट्स वगैरह यूज़ कर रहे थे वो ज़्यादातर बैकवर्ड थे या फिर मैनुअल थे। अगर आप किसी डेवलप कंट्री में जाकर देखोगे तो फार्मर्स क्या करते हैं, उनके पास बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं। एक अकेला फार्मर बहुत बड़े लैंड को सर्व कर लेता है, उसके पास मशीन होती है। तो यहाँ पर तो हैवी मैकेनाइजेशन की बात हो रही है, चलो उतने की बात मत करो, बट जैसे बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं ट्रैक्टर्स वगैरह या ऑटोमेटेड जो मशीन्स होती हैं उनका यूज़ करके हम अपनी प्रोडक्टिविटी को किसी भी हाल में और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो ये 1950 से 1990 की बात हो रही है। अभी तक पिछला चैप्टर था वो इंडिपेंडेंस तक का था, अभी कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम? 1950 से 1990। यानी कि देखो आपको मैं बात बताता हूँ, 8th 5 ईयर प्लान जो था बेटा वो था 1992 से 1997। तो हम 7th 5 ईयर प्लान के एंड तक जा रहे हैं। फिर 2 साल ऐसे आए जो एनुअल इन प्लान्स के थे, 91 92 एनुअल प्लान्स थे। उससे पहले तक हमारे 7 5 ईयर प्लान्स फिनिश हो गए थे। तो हमारी जो ये जो डिस्कशन चल रहा है वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान से 7th 5 ईयर प्लान तक जा रहा है। हम अपने आप को 5 ईयर प्लान्स में भी डिवाइड करके देखेंगे, उससे भी पढ़ने में मजा आएगा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान से 7th 5 ईयर प्लान तक का डिस्कशन है 1950 से 1990 तक का। और क्या इसके अंदर टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड्स में प्रॉब्लम्स थी बेटा, क्योंकि लैंडलॉर्ड्स पहले क्या करते थे, टेनेंट्स को अपने अंडर रखते थे, ठीक है ना, और उसके बाद भी वो कंटिन्यू रहा। देखो जो पावरफुल सेक्शन ऑफ सोसाइटी होता है वो एकदम से अपनी पावर एकदम तो छोड़ नहीं देता, और उनसे हमें ये भी नहीं कह रहे तुमने पावर छोड़ दो, लेकिन जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसका एकदम से खत्म नहीं होता, क्योंकि वो फाइनेंशियली वीक है, वो एजुकेशनली वीक है। तो उनको आर्थिक मदद देना, आर्थिक मतलब फाइनेंशियल हेल्प देना इन टाइम्स ऑफ, देखो उनका पहले से वो तार जुड़े हुए थे कि भाई हम तुमको, वो कहते थे माई बाप वर्ड है, लैंडलॉर्ड वर्ड है। इसमें क्या है बेसिकली कोई किस तरह की रिक्वायरमेंट है, बच्चों की शादी होनी है तो उनसे मदद ले रहे हैं, सीड्स खरीदनी है तो उनसे मदद ले रहे हैं, कोई चीज़ चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए तो उनसे मदद ले रहे हैं। तो डिपेंडेंस तो आ गई। अब यहीं पर वो इस चीज़ का फायदा उठाते हैं। तो ये चीज़ है यहाँ पर बच्चों। और एक चीज़ आप ध्यान रखो, इंडिया के अंदर क्योंकि देखो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बहुत बढ़िया होगा, इरिगेशन बहुत बढ़िया होगी, कैनाल से हम अटैच्ड होंगी हमारी फील्ड्स, है ना, इरिगेशन बहुत बढ़िया होगी, रोड लिंकिंग बहुत ज़बरदस्त होगी, बैंकिंग ज़बरदस्त होगा, कम्युनिकेशन ज़बरदस्त होगा, ट्रांसपोर्टेशन, एक दफ़ा को डिपेंडेंस उतनी ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन जब ये चीज़ें ऑलरेडी कमज़ोर हैं तो मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा हो गई। जिस साल मॉनसून हिट उस साल प्रोडक्टिविटी हाई, जिस साल मॉनसून खराब आ गया या लेट हो गया या क्या कहते हैं बढ़िया रेनफॉल नहीं हुई, सो हाई डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, हाई डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, सूखा पड़ गया, सूखा क्या है, ड्रॉट्स, और फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। हालांकि इंडिया में 1960 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो उसके बाद हमारे यहाँ फेमिन्स बिकेम थिंग्स ऑफ पास्ट, क्योंकि हमारे पास सरप्लस प्रोडक्शन अब आने लगा था। ठीक है, तो बच्चों ये आपने सबने नोट कर ही लिया होगा, मैं इसको ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है, राइट। और बच्चों आगे बढ़ जाते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ और अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन मैं बता देता हूँ बच्चों, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं जरा इसको what were the features of agriculture, या प्रॉब्लम्स भी लिख सकते हो आप इसको। दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर इन इंडिया फ्रॉम 1950 to 19 So features और प्रॉब्लम सेम है। हाँ, प्रॉब्लम जैसे कि हमारे जो बेसिकली हमारे फीचर्स थे वो प्रॉब्लम्स जैसे ही थे। जैसे मान लो हम कहते हैं भाई एक आदमी है, उसके फीचर क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं लाइफ के, कि वो डिपेंडेंट है दूसरे के ऊपर, अनएजुकेटेड है, पुअर है, तो यहाँ पर उसके फीचर्स भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं। सो इट समवेयर पोज्ड अ ग्रिम पिक्चर,
एक ऐसी आप पिक्चर कह सकते हो जो बहुत बढ़िया पिक्चर नहीं थी, ओवरऑल सिनारियो जो था बहुत अच्छा नहीं था, ठीक है ना। सर आपने एग्जांपल कौन सा दिया, रिपीट कर। मैंने कहा कि मान लो कोई इंसान है, वो इंसान पुअर भी है, अनएजुकेटेड भी है, तो हम उसकी लाइफ के बारे में अगर कहेंगे भाई इनके वाइफ मिस्टर ए हैं, इनकी लाइफ के बारे में कुछ बताइए, ठीक है ना, तो वो क्या बोलेगा, बोले ये अनएजुकेटेड हैं, ये पुअर हैं, आदमी बहुत अच्छे हैं लेकिन इनका घर घर ही नहीं है, इनके पास सड़क पे सोते हैं, ये उनके फीचर्स हैं, तो ये प्रॉब्लम्स भी हैं। तो अब सिचुएशन क्या है कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन तो थी। देखो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो इंडिया में आया हुआ है ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हम फूड सरप्लस में पहुंच गए। कहाँ हम फूड डेफिसिट थे, फूड ग्रेन्स डेफिसिट थे, फूड सरप्लस में पहुंच गए। और मैंने आपको बच्चों इस चीज़ से कनेक्ट करके बताया था, कुछ क्वेश्चन तो मैं आपको बातों बातों में करा रहा हूँ। पीडीएस सिस्टम, सरप्लस फूड एंड रेशन शॉप्स, समझ गया ना, ये तीनों लिंक्ड है आपस में। हमारे पास बफर है, स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स है। कैसे है बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स? क्योंकि हम सरप्लस फूड ग्रेन प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमने बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन रख लिया। उसके बाद वो कहाँ पहुंचा, वो रेशन शॉप पहुंचा। तो जो पुअर लोग हैं, जो बीपीएल हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको सब्सिडाइज दे रहे हैं, उसको या फ्री दे रहे हैं, ठीक है ना। अब बच्चों इसके अंदर स्टोरी लिख लेते हैं। बच्चों देखो हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो हमारे लिए ऐसी बातें करते हैं कि अगर कभी ध्यान से नोट करोगे, अभी तो बहुत छोटे हो इसलिए थोड़ा वैल्यू कभी कभी हम सब कम समझ पाते हैं, लेकिन जब थोड़े बड़े हो जाओगे तो आप उन बातों को लिख लेना। तो कुछ ऐसा कह सकते हो कि गॉड की तरफ से ये चीज़ होती है कि वो आपको बाद में पता लगेगा कि दुनिया में किसी ने कोई बात कही है तो मेरे पापा मम्मी ने बोली, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अभी शायद वो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, व्हेन यू विल बी, जब थोड़ी लाइफ आगे मेच्योर हो जाओगे तो समझ में आएगा, ठीक है। पापा दी राय सबसे टिकाऊ कैसे, ठीक है। वे पापा दी राय सबसे टिकाऊ कैसे, ये समझ में नहीं आ रहा। बच्चों ये छोटी सी स्टोरी दिखाई दे रही होगी आपको, नोट कर लो इसको, पापा दी राय सबसे टिकाऊ कैसे। ठीक है बच्चों, अब हम नोट कर लेते हैं। पापा से क्या है बच्चों, लो प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी हमने पापा से बना लिया, पी से बी, ठीक है। यहाँ पे इसको कलर चेंज कर देते हैं, ये अच्छा नहीं है, ब्लू ले लेते हैं, और फिर इसको अंडरलाइन भी कर देंगे। ये पापा से हो गया प्रोडक्टिविटी। अब आता है बच्चों डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डी से हो गया बच्चों डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। सर आप अभी इसके बारे में एक्सपैंड करके लिखवाओगे भी? हाँ बेटा बिल्कुल। राय से है हाई डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। राय से हो गया रेनफॉल, ठीक है बच्चों। सब से हो जाएगा सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग वही है जिसमें आप सिर्फ इतना उगाते हो कि आपका गुजारा हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लैंड भी छोटे छोटे हैं। बेटा फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। हमारे यहाँ पर जो किसान होते हैं, बेसिकली किसान होते कौन है हमारे यहाँ, ये भी समझना चाहिए। देखो बेटा हमारे यहाँ वो किसान होता है जिसके पास मेजॉरिटी मोर देन 90%, जिसके पास काफ़ी चीज़ों की कमी होती है, लैंड छोटे छोटे होते हैं, लोन्स ले लेके काम होता है, ठीक है। और टिकाऊ से क्या है बच्चों, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। तो जब ऐसे हमारे यहाँ किसान हैं और ये हमारी पॉपुलेशन का बहुत बड़ा पार्ट है, तो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली हो गई। और कौन सी क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट्स, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट्स, ठीक है। अब इसको बच्चों अंडरलाइन कर देते हैं।
और जब तक इंडिया का रूरल इंडिया जब तक प्रॉस्पर नहीं करेगा, कभी भी इंडिया में एक्चुअल प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी। और एक्चुअल प्रॉस्पेरिटी के लिए ज़रूरी है कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है वो बहुत दमदार हो, एग्रीकल्चर बहुत बढ़िया हो। एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन तो जीडीपी में कम हो, लेकिन एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बहुत हाई हो, यानी कि हमारा जीडीपी इतना बड़ा हो जाए कि उसके अंदर ये प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज कंट्रीब्यूशन भी कम नजर आए ना। जीडीपी हमारा हो जाए 5 गुना, लेकिन हमारा जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है वो कम परसेंटेज हो। ये चीज समझने वाली होती है। मान लो आपका जीडीपी 100 है और एग्रीकल्चर आपको 30% दे रहा है, और आपका जीडीपी एक दिन हो गया 500 और आप 30 से आप पहुंच गए 100 पे, तो आप भी बढ़े, जीडीपी भी बढ़ा, लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन रह गया 20%। इस चीज को समझना ये आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मान लो ये मेरा जीडीपी है, राइट, ये जीडीपी है 100, उसके बाद मेरी इकोनॉमी बढ़ी कंट्री की, मेरा जीडीपी हो गया 500। इस जीडीपी के अंदर एग्रीकल्चर का इन्वॉल्वमेंट था इतना, एक इसको बना देते हैं, एग्रीकल्चर था ये, एग्रीकल्चर था बच्चों, ये बना देता है 30%, राइट। ये एग्रीकल्चर का बॉक्स है। मैं इसको थोड़ा सा और वो कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को डिस्टिंक्ट लगे। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, और ये इंडियन इको के अंदर ना इतना काम आएगा बच्चों। ये देख रहे हो, इंडियन इको में मेरा रोल क्या होना चाहिए मैं आपको बता दूं। स्पून फीडिंग तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मेरी बात ध्यान से समझना। मेरा रोल होना चाहिए कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूं और आपसे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करवा के आपसे याद करवाऊं चीज़ें। दिस शुड बी माई रोल। और इसीलिए मैं जिन चीज़ों पे खास तौर पे आपको फोकस करने को कहूँगा वो बहुत बड़े पॉइंट्स होंगे, और वो एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से लिंक भी करेंगे, वो रिपीटेटिव भी होंगे, उनकी वैल्यू भी होगी बहुत ज़्यादा। समझ रहे हो ना, उनकी वैल्यू भी बच्चों बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो अब जहाँ पर ये देखना, ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ ये आगे आने वाले चैप्टर्स का है। एक मिनट, अब बच्चों देखो हमारा जीडीपी कितना था, जरा ध्यान से देखना, एवरीबॉडी शुड बी अलार्म, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्रीकल्चर इज 30, एग्रीकल्चर इज 30, जीडीपी इज 100। मैं लिख देता हूँ बॉक्स में, पहले मैं इसको बना देता हूँ। इन द सेकेंड सिचुएशन, ये समझ में उसी को आएगा जो समझेगा, ठीक है। इन सेकेंड सिचुएशन बेटा, एग्रीकल्चर इज नाउ 100 बिकॉज टोटल इज, मैं इसको मार्क कर देता हूँ सेकेंड सिचुएशन। ये अनएम्प्लॉयमेंट वाला एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर भी आपका कवर कर रहा है थोड़ा सा, ये आपका ये वाला चैप्टर भी कवर कर रहा है थोड़ा सा, पॉलिसी वाला भी पार्ट कवर कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ डिटेल में लिख देता हूँ। मेरा जीडीपी कितना है बच्चों, जीडीपी इज इक्वल टू 100 एंड माई एग्रीकल्चर इज, कितना है मेरा एग्रीकल्चर, 30। कुछ सालों बाद क्या हुआ, मेरा जीडीपी कितना हो गया, अब मेरी इकोनॉमी का साइज 5 गुना हो गया, तो बहुत अच्छी बात है ना, मेरी इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा तो दैट्स ग्रेट, 500। और बेटा एग्रीकल्चर कितना हो गया, एग्रीकल्चर हो गया मेरा 100, राइट। अभी मेरा एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है पूरे जीडीपी में, जरा नोट करो, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी। इसको यहाँ लिख लेते हैं बच्चों, ताकि हमें जरा ध्यान से समझना, ये पीछे वाले पॉइंट्स के बाद मिक्स करना है यहाँ पे, और ये उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने अपनी आंखें और कान बंद नहीं करे, नहीं तो सिर्फ जो उतार रहे हैं उनको नहीं समझ में आने वाला, ठीक है। अब देखो कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी कितना है, यहाँ पे कितना है बेटा 30%, और कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी कितना है 20%। नाउ दिस शुड हैपन। अब बताओ किसको मेरी बात समझ में, कौन एक्सप्लेन करेगा यहाँ पे मैंने क्या बताया, कौन इस चीज को एक्सप्लेन करेगा कि सर आपने एग्रीकल्चर को जीडीपी से डिवाइड किया। हाँ किया है, उसका फायदा क्या समझ में आता है, क्या समझाते हैं यहाँ पे हम। सर एग्रीकल्चर कम हो गया। एग्रीकल्चर नहीं कम हुआ, एग्रीकल्चर तो बढ़ गया, यहाँ पे एग्रीकल्चर का नहीं सर जीडीपी पे। हाँ वैसे एग्रीकल्चर तो कम नहीं हुआ ना, Yes, वैसे एग्रीकल्चर मेरा 3 गुना से भी ज्यादा हो गया है,
इसका मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ी होगी, और इसका मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ी होगी, इसका मतलब लोगों की नॉलेज बढ़ी होगी, गवर्नमेंट के प्लान्स बढ़े होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा होगा, समझ रहे हो? लेकिन अच्छी बात क्या हुई है कि मेरी एग्रीकल्चर पे जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है उसमें सिर्फ कम हुआ है। ये चाहता हूं मैं, ये तो मेरी इकोनॉमी का बहुत बड़ा वो है। और इसमें बच्चों एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको और बताता हूँ, ध्यान में रखना, समझना, आगे जाके जोड़ेंगे, लिखने की या चाहे तो कोने में लिख सकते हो कि हमारी अगर एग्रीकल्चर के अंदर वर्क फोर्स डिपेंडेंट है, आपने ये 10th में भी पढ़ा था अगर आपको याद हो, जिसमें आपका था कि सर्विसेज सेक्टर में लो जीडीपी कंट्रीब्यूशन तो बढ़ा लेकिन वर्क फोर्स उतनी नहीं बढ़ी, 2.5 गुना बढ़ गया, है ना, 5 कितने गुना बढ़ गया, लेकिन वो सिर्फ 2.5 गुना बढ़ा वर्क फोर्स। लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर जीडीपी कंट्रीब्यूशन कम हो गया लेकिन वर्क फोर्स कम नहीं हुई उतनी। इसका मतलब इट वाज कंसिडर्ड एज अ मेजर पॉलिसी फेलियर। यही डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। मेरी बात कितनों को समझ में आई? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि जितने लोग नहीं चाहिए वो उतने काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर का आउटपुट तो उस रेशियो में नहीं बढ़ा जिस रेशियो में घटनी, उस जैसे बढ़ा एग्रीकल्चर का आउटपुट बढ़ा, कंट्रीब्यूशन लेकिन जीडीपी में घटा क्योंकि सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग पहले से इंप्रूव हुए। ठीक है, अच्छी बात हुई, लेकिन जीडीपी जो उसमें वर्क फोर्स इन्वॉल्व है वो कम नहीं हुई। तो वहां पे लोग क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। मेरी बात समझ में आ रही है ना? एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन, एक छोटी सी बात, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना जीडीपी में? 15%। लोग कितने काम कर रहे हैं? 50%। ये तो दिस इज अ मिसमैच। ऐसा कुछ होता भाई, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन होता 15%, लोग काम कर रहे होते 10%, तो बहुत अच्छी बात थी। लोग 50% काम कर रहे हैं, इसका मतलब डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है ना। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ सरप्लस लेबर इज जीरो हियर, दैट इज कॉल्ड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अब बच्चों बताओ कितनों को ये चीज समझ में नहीं आई? हैंड्स रेज करो फिर मैं समझाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर से कनेक्ट होता है, चैप्टर 2 में कनेक्ट होता है। गुरमन, हाँ पूछ बेटा, क्या चीज समझ में नहीं आई गुरमन? और अभी डायग्राम। गुरमन पूछ रहा है, तुम लोग तो पूछ भी नहीं रहे हो। समझ बहुतों को नहीं आया है, मैं भी बता रहा हूँ। अच्छा, कितनों को समझ में आ गया? वो हैंड्स रेज कर दो जरा, कितनों को समझ में आ गया? दस बच्चों को आया? 11 को आया ना? 12 को आ गया। जल्दी जल्दी बताओ कितने को आ गया, फिर मैं थोड़ा सा वो तो करूँ, पता तो लगे मुझे। 14, 15, 16 है ना? 1/3 क्लास को आया है। 25% नहीं 40% बच्चों को आया है। इसका मतलब बाकी को नहीं आया तो पूछो यार, पूछोगे नहीं तो बेटा कैसे बताऊंगा? तो गुरमन बेटा तू एक बार एक करके पूछना शुरू कर। डायग्राम पूछा तूने कि डायग्राम समझ में नहीं आया? ये एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है, ये डायग्राम, ये एक डायग्राम है। जीडीपी यहाँ पे 100 है। बाहर वाला बॉक्स क्या है बच्चों? जीडीपी। यहाँ पे बड़ा वाला बॉक्स क्या है? जीडीपी। यहाँ पे जीडीपी कितना है मेरा टोटल गुरमन? 100। यहाँ पे मेरा जीडीपी कितना है? 500। और एग्रीकल्चर यहाँ कितना है? 30। यहाँ एग्रीकल्चर कितना है? 100। तो इकोनॉमी का साइज 5 गुना बड़ा हुआ बच्चों। यस सर। बच्चे जो है इंडियन को पढ़ जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि जीडीपी जो इकोनॉमी का साइज बता रहा है। ये सब चीजें तो नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिकली समझो ना चीज को। देखो जीडीपी 100 है, जीडीपी 500 है, तो इकोनॉमी 5 गुना हो गई। लेकिन एग्रीकल्चर हमारा 3.5 सवा 3 गुना हो गया, लेकिन कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का कम हो गया। दिस इज अ गुड सिचुएशन। एक कंट्री है बच्चों फ्रांस, तो मैंने उसके बारे में पढ़ा था कि 3% से कम वर्कफोर्स इन्वॉल्व है उसके अंदर एग्रीकल्चर। तो सारा एग्रीकल्चर का जो रिक्वायरमेंट है वो 3% लोगों ने पूरा कर दिया, और हमारे यहाँ 50% लोग कर रहे हैं। समझ रहे हो ना, गैप तो दिखाई दे रहा है। तो जितने कम लोग एग्रीकल्चर में होंगे, इसका मतलब आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री बढ़ रही है, इसका मतलब आपकी टर्शियरी इंडस्ट्री बढ़ रही है, और आपके पास सीजनल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अब आपके पास फॉर द ईयर राउंड है, और आपके पास सपोर्ट सिस्टम है। भाई ये सर्विसेज क्या करती हैं? सर्विसेज क्या करती हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। बैंकिंग क्या करती है? डिपॉजिट कराती है और साथ में जरूरत पड़ने पे क्रेडिट देती है। जब तक ये नहीं होगा कैसे प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज आगे बढ़ेंगी? ट्रांसपोर्टेशन क्या करती है? सामान यहाँ से वहाँ भेजती है। इसका मतलब तुम्हारे ट्रांसपोर्टेशन की कमी है, या कम्युनिकेशन की कमी है, या बैंकिंग की कमी है, या इंश्योरेंस की कमी है? क्यों है उसकी कमी?
या मैन्युफैक्चरिंग तुम्हारे यहाँ वीक है, क्यों वीक है? तो इसका मतलब इकोनॉमी में सही कंट्रीब्यूशन निकल के नहीं आया। तो फिर तो ये आपने 30 और 100 क्या लिखा है? ये एग्रीकल्चर का साइज है कि एग्रीकल्चर भी मेरा बढ़ गया। मेरा जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी थी वो इतनी बड़ी हो गई, आज मैं एग्रीकल्चर में 30 से 100 पे आ गया हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई होगी, गवर्नमेंट की ज़्यादा स्कीम्स आई होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ होगा, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई होगी, किसानों का इन्वॉल्वमेंट, नॉलेज बढ़ी होगी, समझ रहे हो ना, साइंटिफिक इनोवेशन ये बढ़ी होगी। तो सर इसमें जीडीपी 500 वाला ज्यादा प्रॉफिटेबल है ना? प्रॉफिटेबल नहीं बेटा वर्ड यूज करेंगे, इकोनॉमी का साइज ज़्यादा अच्छी बात है। अगर मान लो 2 कंट्रीज हैं, ठीक है, एक कंट्री की बेटा इकोनॉमी है $2 ट्रिलियन और दूसरी की है $4 ट्रिलियन, तो हम क्या बोलेंगे कि उसका जीडीपी हमारे जीडीपी से डबल है, वो इकोनॉमी हमसे डबल साइज की है। तो उसके पास क्या होगा? उसके पास ये होगा कि उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होंगी, वो ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होगी। आपका जीडीपी जितना ज़्यादा होगा, आप उतने ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज डोल आउट कर रहे हो एक साल के अंदर, आप उतने ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो गए, उतने ज़्यादा आप रिच हो गए। बट अगर आपका पर कैपिटा इनकम है वो दूसरी बात है। पर कैपिटा जीडीपी आउटपुट क्या होता है? वहाँ आपने पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया उसको, वो हो सकता है आपका कम हो, क्योंकि अगर आपकी कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो जैसे इंडिया के साथ है, जीडीपी में हम टॉप 6 में आते हैं, लेकिन हमारी पॉपुलेशन भी वर्ल्ड में 2nd नंबर पे है। सॉरी 30 से 20% कैसे हो गया? क्या बेटा? ये 30 से 20% कैसे हो गया? एग्रीकल्चर, हाँ कैसे हो गया? हाँ, एग्रीकल्चर यहाँ पे 100 है, देख जीडीपी कितना है? 500, तो 20% हुआ, 100 बाय 500, परसेंटेज निकालो। ओके सर। और यहाँ पे 30, 100, मैंने जानबूझ के फिगर्स ऐसे रखे हैं कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है। तो 30, 100 तो 30% हो गया एग्रीकल्चर। यहाँ 100 रखा, 100 से 5 गुना तो हो गया जीडीपी, इकोनॉमी 5 गुना हो गई, एग्रीकल्चर भी 3 गुना बढ़ गया, लेकिन एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कम हुआ, विच इज अ गुड थिंग। और अगर वर्कफोर्स भी कम इन्वॉल्व होगी एग्रीकल्चर में, तो और भी अच्छी बात है। हमारी जो कंट्री की जो पॉलिसीज है वो यही चाहती हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्कफोर्स को सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की तरफ भेज सकें। सर कम कंट्रीब्यूशन होगी तो मॉडर्न टेक्निक्स बढ़ जाएंगी ना? कम कंट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है एग्रीकल्चर की कम कंट्रीब्यूशन होगी तो एक्टिव पैसिव कर दे, मतलब उल्टा कर दे, कॉज इफेक्ट उल्टा कर दे। अगर टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो कंट्रीब्यूशन तो हमारा एग्रीकल्चर बढ़ेगा, ये बोलो। और अगर टेक्नोलॉजी बढ़ेगी ओवरऑल, भाई आपकी साइंस टेक्नोलॉजी तो बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग में भी और सर्विसेज में भी बढ़ेगी ना, उनका भी साइज बढ़ेगा, तो यस, तो कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा एग्रीकल्चर का। बच्चों एग्रीकल्चर क्या है? खाने पीने के लिए है ना, बेसिकली ये समझो। तो खाने पीने की रिक्वायरमेंट अगर कम वर्क फोर्स कर दे ज़्यादा अच्छा है। जो थोड़ा बहुत डाउट है ना वो आगे जाके क्लियर हो जाएगा, बट इट इज सर इस कॉन्सेप्ट को समझने का ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, मतलब क्या बताना चाहते हैं? कॉन्सेप्ट को समझने का ऑब्जेक्टिव है, दिस इज द बेस टू अंडरस्टैंड व्हाई देयर इज अ रश इन एवरी इकोनॉमी टू improve the situation of all the 3 sectors and reduce the contribution of agriculture in total GDP and workforce involvement in agriculture, क्योंकि वहाँ पे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, ये समझना। दूसरी चीज़ ये समझनी कि जब हम 10th पढ़ रहे थे और 10th में ये आया था, चैप्टर आया था जब, तो उसमें याद होगा बेटा कि उसमें प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर था, याद होगा, दिमाग में अभी भी ताज़ा होगा। तो उसके अंदर हमने ये बताया था कि एग्रीकल्चर के अंदर हमारा जो जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन, और तुम लोगों को वो फिगर याद हो उसके अंदर बनी हुई थी, और उसके अंदर सर्विसेज की भी बनी हुई थी। तो सर्विसेज का था कि सर्विसेज 14 टाइम्स इंक्रीज कर गया है, लेकिन उसके अंदर जो लेबर इन्वॉल्व है वो सिर्फ 5 गुना इंक्रीज हुआ है। और वहीं पे एग्रीकल्चर इतने टाइम इंक्रीज हो गया, लेकिन लेबर इतना उस रेशो में डिक्रीज नहीं हुआ जिस हिसाब से वो डिक्रीज हुआ है। तो हमारा एग्रीकल्चर में लोग फंसे हुए हैं, वो सर्विसेज की तरफ क्यों नहीं जा रहे? सर्विसेज के अंदर ज़्यादा, भाई सर्विसेज के अंदर ज़्यादा कैपेबिलिटी है हमारे जीडीपी को बढ़ाने की, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ज़्यादा कैपेबिलिटी है हमारे जीडीपी को बढ़ाने की, और लोग उतने चाहिए एग्रीकल्चर में, उतने लोग। अब मैं एक सिंपल एक छोटी सी बात बताता हूँ, राकेश बेटा आई एम कमिंग, एक चीज़ नोट करो भाई, ट्रैक्टर बना रहे हो, ठीक है, ट्रैक्टर किस में आ गया? बताओ, ट्रैक्टर बनाना किस में आ गया? मैन्युफैक्चरिंग। ट्रैक्टर बनाना मैन्युफैक्चरिंग में है, एग्रीकल्चर में नहीं आएगा। ट्रैक्टर बनाना मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स किस में आएंगे? मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे।
ठीक है, अब 4 किसान हैं, 2 किसान आज भी खेती कर रहे हैं, लेकिन उनमें से 2 भाई ट्रैक्टर की तरफ जुड़ गए या जुड़ गए इक्विपमेंट्स बनाने की तरफ, तो ज़्यादा अच्छा है ना, उससे एग्रीकल्चर को भी फायदा होगा। ये चीज़ समझने वाली है। तो आप ये काउंट किस में होगा? सेकेंडरी इंडस्ट्री में। ये काउंट सेकेंडरी इंडस्ट्री में होगा। एक और भाई था उनका, 5 भाई थे, तो पांचों पहले एग्रीकल्चर में थे। एक भाई बैंक चला गया, बैंक में जॉब करने लगा, अब वो अपने भाइयों को लोन भी दिलवा रहा है, बैंक के बारे बातें बता रहा है, लीगल तरीके से लोन दिलवा रहा है, उनको रिकमेंडेशन दे रहा है। तो यहाँ पर ये क्या चीज़ है? यहाँ पर ये है कि एक भाई सर्विसेज चला गया, 2 मैन्युफैक्चरिंग में चले गए और 2 एग्रीकल्चर में है। जहाँ पांचों के पांचों भाई पहले एग्रीकल्चर में थे, आउटपुट उतना ही है, उससे ज़्यादा ही हो गया पहले से। ट्रैक्टर आएगा तो आउटपुट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मतलब सर इसके डुअल बेनिफिट हो गए ना, कि एक तो सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई और दूसरा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई प्राइमरी में। यस, बहुत बढ़िया, यही है। आपने क्या करा, सेकेंडरी और टर्शियरी के अंदर आपने जहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है वहाँ पे आपने लोग लगा दिए, वहाँ पे तो आपका डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा था और आपका सरप्लस मार्जिन ऑफ प्रोडक्टिविटी का सरप्लस जो वो आ रहा था वो 0 आ रहा था। ठीक है ना बच्चों? अब जल्दी से इसको लिख लेते हैं, हमारे पास जो पॉइंट्स हैं ये आपने सबने बना लिया होगा बेटा। एक राकेश कुमार वाज आस्किंग समथिंग। हाँ जी बेटा राकेश। सर मीनल, हाँ मीनल पूछ बेटा। सर मैं ये पूछ रही थी कि अगर ये जो हमारा सेकंड पॉइंट है 500 वाला जीडीपी, इसमें डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी ना, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर कम हो गया था। बेटा इसमें कम हो जाएगी क्योंकि ऐसा कोई कंट्री शायद ही हो जिसमें बिल्कुल ही 0 हो। कहीं ना कहीं तो 2 भाई मतलब में काम कर ही रहे होंगे ना, समझ रही है ना? आइडियल सिचुएशन नहीं होगी, लेकिन हाँ पहले से इम्प्रूव है सिचुएशन। बच्चों मैं इतना हटा रहा हूँ, अब फिर मैं इसमें एक एक लाइन लिख रहा हूँ जो आपको हेल्प कर देगी। ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ एक बार। सर नेक्स्ट क्लास में लिखा दोगे? चलो नेक्स्ट क्लास में लिख लेंगे, कोई बात नहीं, इसको इतने को सेव कर लेते हैं।